जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर मनीष चंद्र। दिल्ली में एक गढ़वाल ही तहसीली सभा है और उसको 100 साल हो और अपनी वो 100 साल का जो उनका उत्सव है वो मना रहे हैं सभा। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली में उत्तराखंडी समाज को भी लगभग 100 साल होने वाले हैं। लेकिन यदि 100 भी न माने तो 1942 के आसपास 40 के जो दशक था उसमें पी मैसन के जमाने में बहुत से लोग आए जो सरकारी नौकरी में गए और उसके बाद बड़ी संख्या में हमारे लोग नौकरी में गए सरकारी। यहाँ पे गढ़वाल के लोग पहले आए और चुनाव के लिए लखनऊ जाते थे, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड के लोग पिछले 2-3 दशक से मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ और मैंने देखा कि हमारा समाज पहले यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे था, आर्ट कल्चर में बहुत बढ़िया था, सरकारी नौकरी में भी बढ़िया था, लेकिन हमारा समाज कहाँ है, आगे बढ़ रहा है या पिछड़ रहा है, यही बात करेंगे हम। मेरे साथ हैं पपना जी, नेगी जी और बिष्ट जी। नेगी जी, दिल्ली में हमारा सिर्फ एक विधायक है और कभी हमारे मंत्री तक काउंसलर भी है, तो इस पर आपकी लेटेस्ट पोजीशन, इस पे जो हम पॉलिटिकली दिल्ली में लोगों की बाहर वो क्या आप करते? दरअसल जैसे आपको याद होगा कि कांग्रेस का समय था, आज से आप समझ लीजिए 70-80 के दशक में, जब कुलवंत भारती जी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर थे और बहुत महत्वपूर्ण का ओहदा था। बहुत लंबे समय तक वो एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के रहे, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब प्रदेश चंद्र जो है दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, सीएम थे। उसके बाद जो है शीला दीक्षित की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी 1998 से लेकर अब तक तो शासन में नहीं है। उससे पहले मदनलाल खुराना जी की सरकार थी 98 से लेकर पहले, लेक 93 के बाद और 98 तक। लेकिन हमें बड़ा अफसोस इस बात को कहने को होता है कि एक तरफ तमाम दल जो दिल्ली के राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर अब आपकी पार्टी है, ये चुनाव में हमेशा पहाड़ के लोगों की बात करती है कि पहाड़ के लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए। हम लोग खुद इस बात को बड़े बढ़ चढ़ कर बढ़ाते हैं कि हम लोग 20, 35, 40 लाख और कहते हैं कि अगर दिल्ली में पूर्वांचल के लोग और उत्तराखंड के लोग मिल जाएं तो सरकारें बदल सकते हैं। लेकिन इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि जहाँ एक तरफ हमारा समाज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करता है चुनाव के टाइम में, लेकिन इस चीज का मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस होता है कि किसी भी दल ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे जरूर किए, रिटोरिक्स जरूर किए, लेकिन उन्होंने सही अर्थों में किसी भी पहाड़ के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं दिया, खासतौर से विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आज मेरे ख्याल से एक एमएलए हमारे ज्यादातर रहे हैं जो मैं देखता हूँ कि वो मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे डार्केस्ट पॉलिटिकल फेज आ गया हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए, जबकि दावा सब यही करते हैं कि हमारे 30 या 35 या 40 लाख दिल्ली में है। ये मेरा बड़ा निराशजनक पहलू मुझे लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग जो है 100 साल का इतिहास बना रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं या लोग भी एक्टिव है? दरअसल पहले में और अब में बहुत फर्क आ गया। पहले जो था दिल्ली में वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रहा है और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व होने की वजह से अपोजिशन बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने कुलवंत भारती जी को वर्चस्व दिया कि पहाड़ का एक तबका जो है वो दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। उसके बाद हमारा जो वोट बैंक है वो विघटन में पड़ गया, वो कुछ बीजेपी में चले गया, कुछ कांग्रेस में चले गया, कुछ आम आदमी पार्टी में चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो विघटन होता है वोट का, जो हमारी ताकत क्षीण हो जाती है, जिसकी जो हमारी ताकत की मजबूती है वो कमजोर हो जाती है, तो निश्चित तौर पे सभी दल उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और हुआ ये दरअसल पहाड़ के लोगों के साथ यही है। जब हमारे लोग वैचारिक दृष्टिकोण से कोई धर्म के नाम पे, कोई पोलराइजेशन के नाम पे, कोई वायदों के नाम पे, सस्ते वायदों के नाम पे, फ्री पीस के नाम पे, या कुछ समझ लीजिए कांग्रेस कमजोर होने के नाम से उससे पीछे छुड़ा करके दूसरे दलों में विघटित हो गए, तो ऐसी स्थिति में तमाम दलों ने इन्हें सिर्फ अपना एक धुंधला पकड़ा दिया, एकेडमी जैसी चीजें बना के। लेकिन सही अर्थ में जो रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उसमें कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 7 सीटें दे दी। लेकिन फैक्ट बात ये है, असल बात ये है, प्रभावशाली बात ये है कि जब तक हम मुख्य रूप से विधानसभा में जो सत्ता में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही वजह है कि उत्तराखंड के लोग इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद दिल्ली में अपनी एक प्रभावशाली राजनीतिक पहचान नहीं बना पा रहे हैं, जो कि बहुत ही
उदासीन पहलू है पहाड़ के लोगों के लिए, जिनका भारत की सेनाओं से लेकर के, भारत की ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, दिल्ली सरकार के तमाम विंग्स में उनके महत्वपूर्ण योगदान से लेकर के राजनीतिक वोट में मतदाताओं के रूप में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त रोल है। कपिल जी, आप एक पर्वतीय कला के उन्होंने पृथ्वी जी बड़ा नाम। आजकल लोग देख रहे हैं कि वहाँ अधिकतर उत्तराखंड के लोग या तो ड्रामा कर रहे हैं या हर फंक्शन में डांस कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ डांस करना ही हमारा कल्चर है, या कैसे गंभीर काम किसी करते हैं, या कुछ और लोगों ने किए जैसे रसायन नाटक वगैरह होते हैं और भी तो अब ये परंपरा खत्म क्यों हो रही है? लोग सिर्फ एक कॉपी करते हैं, चंदा किया, डांस किया या फिर ड्रामा कर रहे हैं, ये कहाँ गंभीरता क्यों नहीं आई? मैं सीएम अपने अध्यक्ष पर्वतीय कला केंद्र हूँ और करीब 4 दशकों से अपना मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, आज भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल जिस तरीके से आपने एक अपना संस्कृति की एक बात की है आपने, इसमें दरअसल मेरा एक गहराई से अवलोकन करने के बाद मैं आपको ये अपना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल है क्या कि जब हम लोगों ने अपने उत्तराखंड से दिल्ली में यहाँ पलायन किया तो हर किसी का, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का जो एक अपना एक अंचल रहा है वो राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा है। हम लोग अगर अपना एकजुट रहे हैं अपने उत्तराखंड के अंदर तो सांस्कृतिक तौर पर रहे हैं, बात है चाहे वो खान पान हो, चाहे वो अपना हमारे रामलीलाएं हो, चाहे वो चाहे हमारे आभूषण हो, हमारा पहनावा हो, ये सब चीजें हमारा आचार विचार है, हमारी ईमानदारी है, निष्ठा है, ये हमारी संस्कृति के अंदर हमारी ये पहलू रहे हैं। और इन्हीं को लेके हमने अपना जो है दिल्ली में जो हम लोग ने पलायन किया, तो निश्चय ही जैसा कि आपका सवाल भी है, हम संस्कृति से जुड़े और संस्कृति से जुड़े। अभी आपने मोहन उपेती जी का अपने यहाँ पर जिक्र किया। मोहन उपेती जी को जब अपना अल्मोड़ा से अपना बदर कर दिया गया, क्योंकि जब अपना चाइना का युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है वो एक कम्युनिस्ट अपना मैंडेट आपको माना गया, तो वहां से उनसे कहा कि आप अल्मोड़ा में यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, तो वहां दिल्ली आके यहाँ बस गए। लेकिन भारत रत्न गोविंदलाल पंत उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनकी भावनाओं से जानते थे, उनके परिवार को जानते थे। तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 1968 में पर्वतीय कला केंद्र का यहाँ पर गठन किया, उसमें बी.आर. टमटा हो, जैसे अभी सुनील भाई ने भी अपना जिक्र किया, डॉक्टर नारायण पालीवाल का जिक्र किया, हमारे प्रोफेसर पंत हुआ करते थे। तो कई इस तरीके से जो हमारे एक प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर हमारा दिल्ली में था, उन लोगों के प्रयास से जो है पर्वतीय कला केंद्र का यहाँ पर गठन किया। और आपने जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो पर्वतीय कला केंद्र ने एक ऐसी आधारशिला यहाँ पर रखी, क्योंकि तब इक्का दुक्का ही अपना संगठन होते थे, अपना कल्चरल, हमारी जो एक आंचलिक एक हमारी प्रवृत्ति रही है, हम लोग राजनीति भी नहीं रहे, हम एक सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़े रहे। तो वहां से हमने जो भी हमारे मुख्य रूप से वहां रामलीला ही अपना पहाड़ों का एक अपना एक मंचन होता था, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां चलती थी। और तो उन्हीं गतिविधियों को लेके हमने जब हम दिल्ली में हमने पलायन किया, तो हम निश्चय ही हम संस्थाओं से जुड़े, या संस्थाओं से नहीं जुड़ पाए तो हमने अपनी संस्था बना ली। और इतनी संस्थाएं दिल्ली के अंदर बन गई है कि उनका जो एक अपना उनका एक कार्यक्रम का अगर हम एक औचित्य अगर हम देखते हैं, तो उसमें क्या है कि मतलब जो है वो स्तर नहीं है अपनी बात का, क्योंकि वो अपने गांव तक सीमित रहे, उन्हें गांव की चीज को यहाँ पर उठा के रखी। लेकिन यही कहना चाहता है हमारी जो आज ये नई जो अपनी संस्थाएं यहाँ पर बन रही है, सारी चीजें हो रही है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना होगा, क्योंकि हमें दूसरे समाजों से भी कम, जैसे अभी सुनील भाई ने राजनीति का अपना स्तर का बात की, यहाँ पर भी यही चीज लागू होती है। यहाँ पर कौन लोग राजनीति के अंदर आ रहे हैं जिनके अपने छोटे बड़े धंधे चल रहे हैं, बात है, जबकि यहाँ पर वो लोग अपना राजनीति के अंदर छाए हुए हैं जिनके बड़े धंधे हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग तो नहीं पूछ सकते, उनके धंधे इसीलिए राजनीति में भी पिछड़े हुए। वही चीज यहाँ पर कल्चर में भी अपना लागू होती है। जब हम छोटी चीजों से हम बड़ी और एक सोच नहीं रखेंगे तो हम वही रह जाएंगे, अपनी बात है। तो पर्वतीय कला केंद्र में और अन्य जो आपका सांस्कृतिक दल है, उनमें ये अपना अंतर जो है सामाजिक तरीके से देखा जा सकता है, और अंतर रहेगा तब तक रहेगा जब तक वो थोड़ा सा अन्य समाजों से अपना प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लंबे समय तक आपके काम मैं दो तीन चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारे लोग इंडस्ट्री में या उद्यमी में या उद्यम में किस तरीके से, ठीक है, और दूसरा जो हम लोग पत्रकारिता में थे, सरकारी नौकरी में थे, मंडल कमीशन आने के बाद सरकारी नौकरी से पत्रकारिता में आपने प्रिंट मीडिया में कुछ लोग रह गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा बहुत कुछ, तो आप इसको किस नजरिए देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, या फिर हम नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे? और मैं ये देख रहा हूँ जैसा मतलब अपने समाज को मैं जो देख रहा हूँ, मुझे दिल्ली में रहते हुए 40 साल होने को है, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा समाज और हमारा पालन पोषण और हमारी जो सोच है, हमारी सोच है सबसे पहले अपनी आजीविका को पटरी पर लाना।
कि हम 2 वक्त की रोटी ढंग से खा सकें, हम लोगों के बीच में सम्मान से रह सकें, कहीं हमें जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो हमारी मूल प्रकृति और हमारा पालन पोषण मूल रूप से यही है कि हमें सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है और सम्मान की जिंदगी जीनी है। अब आप बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी और राजनीति में क्यों नहीं जा रहे। हम सबसे पहले, मैंने जैसे बताया कि हम नौकरी सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है कि कहीं कहीं पे हमें नौकरी मिल जाए, हम 2 वक्त की रोटी ढंग से कमा सके। तो हम अपने बच्चों को भी आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा पहला ध्येय यही है कि हमारा बच्चा अच्छी नौकरी पे जाए, हमारा बच्चा जो है अच्छी तनख्वाह पाए, हम अच्छी जगह पे रह सके, रहन सहन बढ़िया हो। राजनीति, जैसा कि अपने साहब ने कहा कि राजनीति में कौन आ रहा है और राजनीति में हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। राजनीति में जाने के लिए सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि चाहिए, आपका आधार जो है मजबूत होना चाहिए, ताकि आप अपना ज्यादा समय पब्लिक के बीच में बिता सकें। भैया आप पब्लिक के साथ रहेंगे, पब्लिक की सेवा कर सकें, आपको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसा आना भी तो चाहिए कहीं से। तो उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आप इतने सक्षम हो, आप इतने पारिवारिक रूप से इतने धनी हो कि आप जो है राजनीति में समय बिता सकें, लोगों के बीच में आगे जा सकें। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा समाज आपके साथ मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन हमारे समाज की प्राथमिकता भी फिलहाल यही है कि हम अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दें, सम्मान के साथ खड़े रहें, यही प्राथमिकता है। किसी नेता के पीछे, हमें नेता कोई अच्छा लगता है उसके पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन खुद आगे मजबूती से जाने के लिए हमको अभी और सीखने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है, अपना बेस और मजबूत करने की जरूरत है। अभी कुछ उद्यमी हैं हमारे उत्तराखंड के, कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से यहाँ पे कुछ अपने पैर जमाए हैं और उनका कारोबार भी आगे बढ़ा है और वो पार्टियों में भी गए हैं, लेकिन उनको पार्टियों में आगे बढ़ने के लिए काफी कंपटीशन, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है दूसरे समाजों से। हमारे गढ़वाल के लोग तो उनका जितना समर्थन दे पा रहे हैं दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसे और मजबूती से देना चाहिए। लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो दूसरे लोग जितनी मजबूती से आगे बढ़ते हैं, उसके मुकाबले हम कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे हैं। अब जितने भी नाम आप लोगों ने लिए, चाहे वो CVS रावत हैं, चाहे अजय डोभाल हैं, या जो पहले मंत्री दिल्ली सरकार में रहते कुलानंद भारती जी, ये लोग अपनी योग्यता के आधार पर बने, इनकी अपने अंदर खासियत थी, इन्होंने अपने खुद की मेहनत की, उससे ये बने हैं कि इनको बुला के रखा गया कि हाँ जी आप ये बन जाओ। वो मतलब ये नहीं कि समाज ने या नेता बन के वो आगे बढ़ गए, वो अपनी योग्यता पे बने, शैक्षिक योग्यता थी या किसी क्षेत्र विशेष में उन्होंने काम किया उसकी वजह से। लेकिन जहां तक विशुद्ध राजनीति की बात है, तो विशुद्ध राजनीति में जाने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे समाज को मजबूत होना पड़ेगा, अपना आधार व्यापक बनाना पड़ेगा, और खासकर फाइनेंशियल रूप से जब तक आप मतलब पैसे के हिसाब से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप राजनीति में आगे बढ़ने का आपका मतलब मुझे लगता नहीं चांस ज्यादा है। तो दिल्ली में मतलब हमारे देश के उद्योगपतियों में बड़े बड़े उद्योगपति दिल्ली के भी हैं। आप देख लीजिए, आज दिल्ली के जितने भी सांसद हैं, कोई भी करोड़पति से कम नहीं है। जितने भी सांसद रखे गए सभी करोड़पति और करोड़पति से भी ज्यादा है। विधायक भी होंगे, उनमें भी कई करोड़पति हैं। तो क्या हमारे समाज में करोड़पति हैं? हमारे गढ़वाल के, उत्तराखंड के समाज जो दिल्ली में रह रहे, क्या उसमें करोड़पति हैं? मुझे लगता है बहुत कम होंगे भी, लेकिन बहुत कम होंगे। तो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन का सबसे बड़ा रोल है। मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि तीनों आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे बचपन से हमारी एक संस्कार रहे कि हमें पैसा कमाने की एक ललक पैदा नहीं हुई इस तरीके से। हम सर्वाइवल तक खुशी लोग हैं, हम लोगों को जैसे हम भी थे कि हम एजुकेशन ले लें, हमें 4 लोग जाने की जरूरत है, पैसे की ललक हमें पैदा हुई। जिस दिन पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम समृद्ध हो जाएंगे, उसके बाद ही लगता है कि पॉलिटिकल तरीके से यहाँ आगे बढ़ेंगे, और लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी तभी हमें आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो भी देखते हैं बाकी कि पैसा है कि नहीं। एक बार मुझे याद है कि जनरल लखेड़ा के लिए टेढ़ी से चुनाव की बात थी, तो कांग्रेस के एक बड़ी नेता उस जमाने पार्ट सुनेगा, उन्होंने कहा कि जनरल लखेड़ा का पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे जब जनरल थे वो, लेकिन चुनाव। तो ये जब जितने योग्य आदमी की ऐसी शामिल थे, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, कांग्रेस पार्टी का, तो यही मुझे लगता है कि हम लोग सांस्कृतिक तौर पर, जैसे आपने कहा कि
पॉलिटिकली फ्यूचर में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो उसके 100 लिए साल आपको वित्तीय रूप से फाइनेंशियल तौर पर काफी मजबूत रहना पड़ेगा। उसका एक कारण ये भी है, आपकी बात का समर्थन करते हुए कि जो आज की राजनीति है वो मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई है। मनी ओरिएंटेड में नहीं, अब अल्ट्रा रिच ओरिएंटेड हो गई है, रिच भी नहीं, अल्ट्रा रिच। और जब अल्ट्रा रिच राजनीति होगी तो हमारे पहाड़ के लोगों का कहाँ स्थान होगा, समझ सकते हैं। क्योंकि पहाड़ के लोग जो है सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी का इस्तेमाल करते हैं, पारदर्शिता का इस्तेमाल करते हैं, और इससे आगे नहीं बढ़ते। हम लोग सर्वाइवल पर जिंदा रहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनके अंदर ऐसे गुण पैदा करें जो समाज के लिए हम लोग मॉरल ग्राउंड्स पे हाई लेवल पे स्टैब्लिश हो। जबकि राजनीति ठीक इसका उलट है, मॉरल ग्राउंड में कोई मतलब नहीं, मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली हो चाहे और स्टेटों का सवाल हो, चाहे वो केंद्र की संसद हो, उसमें आप देख रहे हैं कि 50 से ज्यादा प्रतिशत तो हमारे अपराधी हैं, और अपराधियों के पास पैसा होता है, कॉलोनाइजर्स हैं, लैंड माफियाज हैं, बिल्डर हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जब ऐसी स्थिति राजनीति हो गई, राजनीति का चरित्र इस स्तर तक पहुंच गया, तो निश्चित तौर पर ये बात सही है कि हिमालय के जो गॉड फेयरिंग लोग हैं, अपने जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये जैसे लोग, हम भला कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लें, कितने भी हमारे अंदर कुर्बानी की कुव्वत क्यों ना, हम क्या राजनीति ला सकते हैं, क्या हम इनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये छोटी सी एक चर्चा की हम यहाँ गढ़वाल भवन का एक कल कार्यक्रम, इनका जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, हमने एक छोटी सी चर्चा की थी। तो इसमें मेरा यही जो ये सबसे बात चल के यही आया कि हम ठीक है, संस्कारित लोग हैं, अच्छे हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं सब, लेकिन थोड़ा आगे बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं बिना बिगाड़े हुए अपने को, हमें पैसा कमाने की ललक करनी पड़ेगी। सांस्कृतिक तौर पर हमें सिर्फ डांस ही नहीं, उससे आगे भी बढ़ना होगा, उसके कमर्शियल करना पड़ेगा। सिर्फ चंदा या विज्ञापन से नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो लोग काम कर रहे हैं सीखना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम लोग पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोग चैनल जो कि सिविलाइजेशन हिमालय के उस पर काम कर रहा है उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। और एक और चैनल है मेरा HCL न्यूज, ये समसामयिक मुद्दों पर है, उसका मैं विश्लेषण करता हूँ, उसको भी देखिएगा। आप सभी का आभार, आप इस मेरे चैनल में आप लाए, इसमें आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमालय, जय भारत।